गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर के बारे में बात करेंगे। स्पेशली आज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर में वैसे एक्टिवेटर का चर्चा करेंगे जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन को रेगुलेट करता हो। तो आइए शुरू करते हैं कि ये एक्टिवेटर है क्या। एक्टिवेटर एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनल बेसल रेट को इंक्रीज कराता है। जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये एक्टिवेटर बेसिकली कैसे बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कराता है और इन्हांस कराता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि ये हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे शुरू करते हैं कि ये लैक प्रोमोटर है। लैक प्रोमोटर, ये लैक प्रोमोटर लैक ऑपरेन है। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए लैक ऑपरेन ऑपरेट होता है बैक्टीरिया के केस में। अब देखिए लैक प्रोमोटर अगर समझें तो ये देखिए ये लैक प्रोमोटर है। इस लैक प्रोमोटर में ये हमारा इनिशिएटर साइट है। ये इनिशिएटर साइट है। यहाँ पे हमारा ये प्रोमोटर है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर। इन केस ऑफ ये जीन में प्रोमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली बात एक्टिवेटर का कर रहे हैं तो प्रोमोटर से ज़्यादा मतलब है। ये प्रोमोटर है। यहाँ पे हमारा ये एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है। एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है। इसको रेगुलेटरी साइट भी बोल सकते हैं। ये रेगुलेटरी साइट है, ठीक है। अब ये जीन जिसका सिंथेसिस होना है, जैसे एक एग्जांपल के लिख देते हैं, लैक जेड जीन है। लैक जेड जीन है। अब देखिए बेसल रेट ऑफ लैक ऑपरेन जो ऑपरेट होगा तो इसमें क्या चाहिए, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का होना मस्ट है। आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन कमेंस होगा। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये हम लोग इस बात को समझते हैं, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करने के लिए, इस प्रोमोटर पे बाइंड करने के लिए एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज ये है, लेकिन प्रोमोटर पे एडजेक्ट प्रोमोटर एलिमेंट से बाइंड होने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिवेटर भी रोल प्ले करता है। जैसे इस एक्टिवेटर पे यहाँ से ये बाइंड हो, इससे बाइंड हो, इसके लिए जैसे इस साइट पे जैसे ये बाइंड कर गया आरएनए पॉलीमरेज, तो अगर इसके साथ साथ एक्टिवेटर इन्वॉल्व है इस प्रोमोटर एलिमेंट के साथ, इस बेसल प्रोमोटर एलिमेंट के साथ जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसके साथ अगर एक्टिवेटर इन्वॉल्व है तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एक्टिवेटर का नाम ले रहे हैं कैप। ये कैप क्या है? एक्टिवेटर है। कैप इज व्हाट? एक्टिवेटर। कैटाबोलाइट, इसको बोलते हैं कैटाबोलाइट। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है। ये जैसे आरएनए पॉलीमरेज, जैसे यहां देखिए इस साइट पे, ये स्पेसिफिक साइट पे आके ये बाइंड करता है। ये जो एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है, रेगुलेटरी साइट, इसके पास स्पेसिफिक कंसेसस सीक्वेंस होता है जिससे आके ये कैप बाइंड करता है। वो सीक्वेंस TGTGA है। ये सीक्वेंस है।
इस सीक्वेंस पे, ये सीक्वेंस से आके ये बाइंड करता है। और कभी भी ये कैप जो एक्टिवेटर है, इन केस ऑफ लैक प्रमोटर, इस प्रमोटर पे जो हमारा ये कैप एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है टू इंक्रीज द बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे ये डायमेरिक फॉर्म में बाइंड करता है। यहाँ ये डायमेरिक फॉर्म में ये कैप बाइंड करता है, डायमेरिक फॉर्म में। ये बाइंड करने के बाद क्या करता है कि जैसे बाइंड किया तो ये दो काम करता है। सबसे पहला क्या करता है कि डीएनए के अंदर बेंडिंग, डीएनए बेंड्स 90 डिग्री अप्रॉक्स, 90 डिग्री बेंडिंग कॉज करता है। जैसे देखिए, ऐसे अगर हम बना के देखें तो ऐसा बेंड आपको दिखेगा, ऐसा बेंड दिखेगा। ये दरअसल बेंडिंग क्यों कॉज करता है? जैसे ये अगर यहाँ प्रोमोटर था, ये हमारा लैक जेड जीन था, और यहाँ पे अगर हमारा ये दोनों कैप है, ये कैप, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अगर ऐसे लगा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएपी, तो आरएनए पॉलीमरेज और कैप एक दूसरे से थोड़ा सा ये डिस्टेंस में बन गया है। ये एक्चुअली और थोड़ा क्लोज लाके बड़ा सा करके दिखाएं अगर, ये देखिए ये है और ये है। अब देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज और कैप एक दूसरे से जब फिजिकली कांटेक्ट में आएगा, बाइंड करेगा, तो ये क्या करता है कि बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पॉजिटिवली, बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनहांस, बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनहांसेस। बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर जाता है। दरअसल देखिए क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्टिवेटर का क्या काम है। तो एक्टिवेटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टू एक्टिवेट, टू इंक्रीज, टू इनहांस, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को एक्टिवेटर इनहांस करता है। अब एक्टिवेटर कहाँ बाइंड करता है? एक्टिवेटर या तो ये रेगुलेटरी, प्रोमोटर के रेगुलेटरी सीक्वेंस पे बाइंड कर सकता है, जिसको हम लोग पीपीई भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट। जो प्रोमोटर, बेसल प्रोमोटर होता है, उसके बगल एकदम प्रॉक्सिमिटी में पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट, या इसको रेगुलेटरी सीक्वेंस भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये इनहांसर से भी बाइंड कर सकता है। ये कभी कभी विद इन अ बेसल प्रोमोटर एलिमेंट भी बाइंड कर सकता है। ये सब बाइंड करने के बाद ये दरअसल क्या करता है? ये करता ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कराता है या इनहांस कराता है। अब है कि जैसे ये एक्चुअली कोई भी एक्टिवेटर फॉलोज टू मैकेनिज्म। जैसे एक्टिवेटर फॉलोज, ये इंपॉर्टेंट बात है, टू मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग और इनहांसिंग द बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसका एक बोलते हैं इसको रिक्रूटमेंट, एक को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। दो मैकेनिज्म है, एक रिक्रूटमेंट है और दूसरा है एलोस्टेरी है। देखिए दो मैकेनिज्म पे कोई भी एक्टिवेटर काम करता है, एक रिक्रूटमेंट और दूसरा एलोस्टेरी। रिक्रूटमेंट का एग्जांपल ये जो अभी हम लोग लैक प्रमोटर पे जो कैप एक्टिवेटर है, ये एग्जांपल है रिक्रूटमेंट का। कैसे? ये आरएनए पॉलीमरेज को, ये दरअसल एक्टिवेटेड आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे, बेसल प्रोमोटर एलिमेंट से एकदम एप्रोप्रिएट वे में लगने में, रिक्रूट होने में भी ये एक्टिवेटर मदद करता है। कैसे? ये क्या करता है कि ये कैप जैसे इस एक्टिवेटिंग बाइंडिंग साइट के साथ लगता है, ये डीएनए के अंदर बेंड कॉज करता है अप्रॉक्स 90 डिग्री। ये बेंड क्यों किया? क्योंकि ये, चूंकि ये इनिशिएटर साइड से फार अवे है, तो ये क्लोजर लाने के लिए ये बेंडिंग हुआ यहाँ,
और ये जैसे बेंड करता है तो ये प्रोमोटर से फिजिकली कांटेक्ट में आता है, और ये आने के बाद तो ये क्या करता है कि अप्रोप्रिएटली इस आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर एलिमेंट के साथ अटैच कराने में मदद कर लिया। दूसरा कि ये जैसे इसके साथ लगता है तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट फास्ट होता है, फास्ट कर देता है ये एक्टिवेटर। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है रिक्रूटमेंट का। ज़्यादातर 90% एक्टिवेटर एक्चुअली जो मैकेनिज्म फॉलो करता है 90% अप्रॉक्स वो रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है। लेकिन कुछ हम लोग चूंकि बात अभी बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, जो बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें जो एक्टिवेटर इन्वॉल्व है बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो लगभग 90% एक्टिवेटर करता है। लेकिन एलोस्टेरिक मैकेनिज्म से भी कुछ एक्टिवेटर वर्क करता है, उस पर भी बात करेंगे। जैसे इसमें बेसिकली यही है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, इसके साथ किसी तरह का ये सिर्फ रिक्रूटमेंट में मदद किया। इस आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर एलिमेंट पे यहाँ रिक्रूट कराने में भी ये मदद किया आपका कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ये इसलिए ये इस मैकेनिज्म को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और साथ ही साथ बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाया ही, ये जैसे बेंड करके ये क्लोजर टू द प्रोमोटर एलिमेंट आ गया और ट्रांसक्रिप्शन के रेट को ये इन्हांस कर दिया। ये एक्टिवेटर का फंक्शन हम लोग देखे और इसका मैकेनिज्म समझे कि रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करके एक्टिवेट कराता है बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन अब एलोस्टेरिक को समझते हैं। एलोस्टेरिक मेथड को समझने के लिए, एलोस्टेरिक मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बात समझते हैं कि एक्चुअली एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो करता है कुछ एक्टिवेटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए एक जीन है GLNA जीन, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम के लिए वो जीन है, वो देखते हैं। जैसे एक और एक्टिवेटर का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक एक्टिवेटर जो एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो करता है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं। एक्टिवेटर NTRC है, ये एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर फॉलो करता है मैकेनिज्म। देखिए इस बात को एकदम याद रखना पड़ेगा। It follows mechanism called allostery. NTRC जो एक्टिवेटर है, ये बेसिकली किस प्रोमोटर पे, किस जीन के प्रोमोटर के लिए एक्ट करता है? ये दरअसल एक जीन है, ये जीन जिसको हम लोग बोलते हैं GLNA, ये जीन है। ये जीन बेसिकली फॉर व्हाट? फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन सिंथेटेज। ये जीन ग्लूटामिन सिंथेटेज के लिए है। ये क्या करता है कि ये ग्लूटामेट प्लस अमोनिया कंबाइंड करके ग्लूटामीन बनाता है और एंजाइम मदद करता है इस बनने में, जिसका नाम है ग्लूटामीन सिंथेटेज। जैसे सेल सेंस करता है कि नाइट्रोजन का स्कार्सिटी है सेल के अंदर, तो ये जीन ग्लूटामीन सिंथेटेज के लिए जीन एक्टिवेट होगा। और ये जीन बेसिकली एक्टिवेशन होगा इसलिए कि ये ग्लूटामीन बनाने के लिए, और ये एक्चुअली एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्जन में। ग्लूटामीन में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम चाहिए। ग्लूटामीन सिंथेटेज उस एंजाइम के लिए जीन है, और वहाँ पे जो एक्टिवेटर इन्वॉल्व है
वो है NTRC एक्टिवेटर है। ठीक है, NTRC एक्टिवेटर है। इसके साथ जो क्वेश्चन पूछता है ये इट ऑल्सो शोज एटीपेज एक्टिविटी। इसको देखते हैं, ये लाइन याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है। NTRC ऑल्सो शोज एटीपेज एक्टिविटी। क्यों एटीपेज एक्टिविटी शो करता है, अभी देखते हैं। जैसे देखिए, ये एक बात याद रखना होगा कि NTCR फॉलोज एलोस्टेरिक मैकेनिज्म। पहला क्या था, रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म कैप फॉलो करता है। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, एलोस्टेरिक मतलब कि कन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा। ये RNA पॉलीमरेज के अंदर ये कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है और उस कन्फॉर्मेशनल चेंज के चलते प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज लग जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसको हम लोग ऐसे समझें कि ये जीन है हमारा, इसके लिए जो जीन है ग्लूटामिन सिंथेटेज, ये जीन देखिए, ये जीन जो है, देखिए ये जीन है, ये जीन यहाँ पे इनिशिएटर है, इनिशिएटर साइट है। ये जीन है वही GLNA जीन फॉर ग्लूटामिन सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोमोटर है, ये हमारा प्रोमोटर है। ठीक है, यहाँ हमारा समहाउ -150 पे मतलब अप स्ट्रीम पोजीशन पे यहाँ सीक्वेंस है जिससे आके ये हमारा एक्टिवेटर बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये UP एलिमेंट है, अप स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट UP एलिमेंट है, इसका पोजीशन -150 है। अब देखिए RNA पॉलीमरेज यहाँ आके लगेगा। RNA पॉलीमरेज, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ कि जैसे सेल सेंस किया कि नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का स्कार्सिटी है सेल के अंदर, तो मतलब कि ये जीन एक्टिव होना चाहिए, मतलब जीन सेंट्रल डोग्मा से जीन को गुजरना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट बनाया जा सके। अब क्या होगा कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा क्या कि यहाँ पे हमारा ये जो RNA पॉलीमरेज है, RNAP यहाँ लगेगा। आपको पता है कि इस RNA पॉलीमरेज में जो कंपोनेंट है, यहाँ पे बीटा प्राइम होता है, कैटालिटिक सब यूनिट बीटा है और यहाँ अल्फा है। ठीक है, बीटा है, बीटा प्राइम है और सिग्मा है। अब देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्रोमोटर है उसके लिए सिग्मा बदलता है, यहाँ सिग्मा 54 लगेगा। जनरली सिग्मा जो होता है वो सिग्मा 70 होता है, पर फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो सिग्मा इन्वॉल्व है वो है सिग्मा 44। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ पे आके प्रोमोटर एलिमेंट पे लग गया, लेकिन एक बात याद रखना होगा कि ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये RNA पॉलीमरेज इनएक्टिव है। इन स्पाइट ऑफ द बाइंडिंग टू द प्रोमोटर साइट इट्स स्टिल इनएक्टिव स्टेट, ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं कॉज कर सकता। अब देखिए यहाँ पे जो NTRC जो एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर देखिए, ये जो एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर दरअसल डायमेरिक फॉर्म में है। ये क्या करेगा कि जैसे सबसे पहले सिग्नल मिलता है सेल को कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जो जीन है उसका एक्टिवेशन होना है, तो ये एक्टिवेटर फॉस्फोरिलेट हो जाता है, फॉस्फोरिलेट बाय स्पेसिफिक काइनेज इसको फॉस्फोरिलेट कर दिया।
ये जब फॉस्फोरिलेट हो गया तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया, ये अब ये एक्टिव है, मतलब ये डायमेरिक फॉर्म के अंदर स्पेसिफिक साइट पे इसके -150 साइट पे आके यहाँ ये बाइंड कर गया इन ए फॉस्फोरिलेटेड स्टेट, ये बाइंड कर गया। ठीक है, आफ्टर बाइंडिंग ये क्या करता है कि ये एक और प्रोटीन इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है जिसको बोलते हैं IHF। ये याद रखेंगे, IHF को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल होस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल होस्ट फैक्टर। ये क्या है? ये DNA बेंडिंग प्रोटीन है, ये बेंडिंग प्रोटीन है, DNA को बेंड कराने में मदद करता है। तो ये क्या करेगा? जैसे यहाँ ये बाइंड कर गया इस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस पे जैसे बाइंड किया, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक्टिवेटर एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जीन, फॉर इंक्रीज द बेसल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पॉजिटिवली ट्रांसक्रिप्शन को रेट को रेगुलेट करने के लिए ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो एलोस्टेरिक मैकेनिज्म है। ठीक है, रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म नहीं है। मात्र 2-3 एग्जाम्पल है जो एलोस्टेरिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसमें से एक ये भी है NTRC एक्टिवेटर विच फॉलोज एलोस्टेरिक मैकेनिज्म। अब ये जैसे यहाँ फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में जो ये डायमेरिक फॉर्म में बाइंड करता है, फॉस्फोरिलेटेड NTRC एक्टिवेटर ये जैसे बाइंड करता है DNA के अंदर बेंडिंग कॉज होता है विद द हेल्प ऑफ IGF, इंटीग्रल होस्ट फैक्टर। इंटीग्रेशन भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ये देखिए ये क्या होगा, ये दरअसल ऐसे बेंड कर जाता है, ये ऐसे बेंड कर गया। यहाँ पे हमारा बेंडिंग प्रोटीन जो अभी हम लोग देख रहे हैं IHF, यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये IHF इंटीग्रल होस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है। और ये क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर से जो इनएक्टिव स्टेज बता रहे हैं, ये इनएक्टिव RNA पॉलीमरेज अभी ये इनएक्टिव है, RNA पॉलीमरेज इनएक्टिव है। और यहाँ पे जो हमारा ये NTRC जो एक्टिवेटर है, ये इससे जैसे बाइंड किया इससे, तो आफ्टर बाइंडिंग ये क्या करता है कि इसके अंदर ये जो हमारा NTRC है, ये RNA पॉलीमरेज के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज ऑकर्स। देखिए कहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंज आ रहा है, इस RNA पॉलीमरेज के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आ रहा है। ये दरअसल कन्फॉर्मेशनल चेंज होने में जो एनर्जी चाहिए वो ATP चाहिए, और ATP एक्सटर्नली नहीं, आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि NTRC हैज ATPase एक्टिविटी, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द कन्फॉर्मेशनल चेंज इन RNA पॉलीमरेज। अब RNA पॉलीमरेज कंप्लीटली देखिए यहाँ बाइंड जैसे किया था तो ये इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव होने के बाद अब ये जीन, जिस जीन का चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये जो ग्लूटामिन सिंथेटेज, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होगा। तो ये दरअसल ऐसे ये एलोस्टेरिकली ये रेगुलेट कर रहा है, पॉजिटिव रेगुलेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को। और चूंकि ये एलोस्टेरिक मैकेनिज्म हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि RNA पॉलीमरेज के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज ला रहा है, और ये एक्चुअली कन्फॉर्मेशनल चेंज एक तो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाता है, और दूसरा ये RNA पॉलीमरेज को एक्टिव तो किया ही किया, साथ में बाइनरी टू ओपन कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन में भी मदद कर देता है। बाइनरी टू ओपन, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, यहाँ DNA के अंदर बबलिंग हो जाएगा, ऐसा
ये ऐसे अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट बन सकता है। आगे जैसे इलोंगेशन फेज में जाएगा तो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। देखिए बात क्या है, ये एलोस्टेरिक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक्टिवेटर एनटीआरसी एक्टिवेटर है। अब ये जैसे इस साइट पे लगा है, ये प्रॉक्सिमल रेगुलेटरी सीक्वेंस पे जैसे लगा, ये एक्टिवेटर सबसे पहले एक्टिव होने के लिए फॉस्फोरिलेट होता है। फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ही इस पे जाके बाइंड करता है डायमेरिक फॉर्म में, और ये बाइंड करने के बाद एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होता है IHF, ये डीएनए को बेंड कराता है। डीएनए बेंड कराने का क्या मतलब है कि ये कोर प्रोमोटर, क्योंकि देखिए -150 डिग्री इनिशिएटर्स 150 बेस डिग्री नहीं बेस, ये अवे है फ्रॉम द प्रोमोटर एलिमेंट, तो वहाँ तक क्लोज लाने के लिए डीएनए को बेंड होना होगा। और ये दरअसल डीएनए बेंड होता है। ये बेंडिंग होने के बाद क्या होगा कि ये बेंडिंग कराने के लिए जो IHF है ये बेंड कराएगा और बेंड क्लोजर लाएगा इसके प्रोमोटर एलिमेंट से। देखिए यहाँ क्लोजर आया, और इसके बाद ये जैसे इसके साथ क्लोजर आता है तो ये कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। ये कन्फॉर्मेशनल चेंज आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव कर देता है, इनएक्टिव टू एक्टिव, और ये एक्टिव से इनएक्टिव होने के बाद क्या करेगा कि इसके अंदर मेल्टिंग भी कॉज करता है। बाइनरी कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन में भी ये मदद करता है। तो ये बात है एक एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो करने वाले एक्टिवेटर का। दूसरा एक और एक्टिवेटर है जिसको बोलते हैं MercR। देखिए MercR एक एक्टिवेटर है। देखिए एक एक्टिवेटर का और चर्चा करते हैं हम लोग, वो एलोस्टेरिक मैकेनिज्म पे वो भी वर्क करता है जिसको बोलते हैं, देखिए एक और एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं, एक्टिवेटर MercR, ये एक्टिवेटर है। देखिए ये एक जीन है जिसको बोलते हैं MerT, ये जीन है। ये एक्चुअली ये जीन इन्वॉल्व है मरकरी रेजिस्टेंस के लिए। अब ये जीन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व एक्टिवेटर MercR है, और ये जीन का नाम है MerT, टी से ट्रांसपोर्ट से है इसका मतलब। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये जीन है, देखिए ये सीधे तौर पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोमोटर है और ये इनिशिएटर साइट यहाँ है जहाँ ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या है, MerT है, ठीक है। ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है। यहाँ रेगुलेटरी सीक्वेंस हो सकता है, यहाँ कहीं पे मान लिया कि ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है। अब देखिए ये कैसे, ये भी एग्जाम्पल है MercR एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो करने वाला एक्टिवेटर का। अब ये क्या करता है, ये देखिए इसके पास ये जो प्रोमोटर है इसका, MerT के लिए जो प्रोमोटर है इस जीन का जो प्रोमोटर है वो यूनिक है। कैसे यूनिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी जनरल प्रोकैरियोटिक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, जैसे हम लोग लैक प्रोमोटर की बात करें, ट्रिप प्रोमोटर की बात करें, सारे प्रोमोटर के अंदर जो, जैसे ये -10 बॉक्स है और ये -35 बॉक्स है, ठीक है, इसके बीच में जो ये जगह है ना, स्पेस, इसको हम लोग स्पासर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पासर। नॉर्मल जो कोई भी जीन का प्रोमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, उसका स्पासर का लेंथ आपको देखिएगा तो 15 बेस टू 70 बेस पेयर इसका लेंथ होता है नॉर्मल, और जितना ज़्यादा स्पासर शॉर्ट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर माना जाता है। अब देखिए ये यूनिक है, इसका जो प्रोमोटर है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है, इसमें जो स्पासर है वो 90 बेस पेयर का है। अब देखिए 90 बेस पेयर के स्पासर होने से प्रॉब्लम क्या है
प्रॉब्लम यह है कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड प्रोमोटर एलिमेंट पे नहीं कर सकता है, स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, अब ये जैसे यहाँ बाइंड नहीं करेगा तो इसको बाइंड कराने के लिए हमारा ये एक्टिवेटर, ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हम लोग उसमें देख रहे थे एनटीआरसी के अंदर, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज प्रोमोटर में आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, प्रोमोटर में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। देखिए दोनों एग्जांपल, आप एलोस्टेरिक मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, एनटीआरसी जो हम लोग देख रहे थे, ये जो एक्टिवेटर वो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज ला रहा था। ये जो मर आर है ये दरअसल कन्फर्मेशनल चेंज प्रोमोटर के अंदर लाता है। ये प्रोमोटर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे लाएगा। अब देखिए ये क्या करता है कि ये जो एक्टिवेटर है मर आर, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस पे बाइंड नहीं करता। ये भी एग्जांपल है आपको अलग तरह से समझने के लिए कि जनरली हम लोग लेक्चर के शुरू में बात कर रहे थे कि कोई भी एक्टिवेटर रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड कर सकता है या आपके ये इस प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट से बाइंड कर सकता है या इन्हांसर से बाइंड कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा मर आर है ये बाइंड करता है हमारे इससे, ये हमारे प्रोमोटर एलिमेंट -35 और -10 के बीच में बाइंड करता है यहाँ, और ये मोनोमर के फॉर्म में ये बाइंड करता है। ये मर आर यहाँ बाइंड कर गया। ये -10 और -35 बॉक्स के लोअर में, अपर में आरएनए पॉलीमरेज और लोअर में ये बाइंड कर गया। ठीक है, ये भी स्पेस। दो यूनिक बात आपको पता चला कि ये बाइंड कहाँ, ये एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है एकदम प्रोमोटर एलिमेंट के विदिन ही बाइंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें स्पासर का लेंथ यूनिक है, 19 बेस पेयर है, और जैसे स्पासर का लेंथ बढ़ता है तो प्रोमोटर जो स्ट्रांग प्रोमोटर नहीं उसको बोला जाता, वो वीक है, मैंने ट्रांसक्रिप्ट के रेट को कम कर देता है वो। अब देखिए तो क्या करता है, ये जैसे यहाँ बाइंड करता है तो जैसा कि हम लोग ये एक्टिवेटर और ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ, जैसे देखते हैं कि मरकरी का लेवल Hg+ का लेवल बढ़ गया है तो क्या करता है कि ये जीन एक्टिवेट हो जाता है मर-T। अब ये क्या करेगा कि जैसे इस प्रोमोटर एलिमेंट के साथ ये हमारा एक्टिवेटर बाइंड कर गया तो ये फर्दर क्या करता है कि इस एक्टिवेटर के साथ हमारा ये मरकरी H+2 वाला जो मरकरी है, ये मरकरी यहाँ Hg+2, ये मरकरी इसके साथ बाइंड कर गया। किसके साथ, ये मर आर के साथ ये बाइंड कर गया। अब देखिए यहाँ मजेदार है, ये जैसे बाइंड करता है ये प्रोमोटर एलिमेंट में 33 डिग्री ट्विस्टिंग कॉज करता है। जैसे इसमें ऐसे ये ट्विस्ट कॉज करता है, प्रोमोटर में ही ट्विस्ट कॉज करता है। और ये ट्विस्टिंग से क्या होगा कि ये स्पासर को ये रीअरेंज कर देता है। मतलब स्पासर, ये ट्विस्टिंग एक्चुअली अंडर विंडिंग है, ये एक तरह से क्वाइलिंग है, इसके अंदर क्वाइलिंग है। अब ये क्वाइलिंग के चलते क्या होगा कि 33 डिग्री का जैसे ट्विस्ट होगा तो ये स्पासर अब लगभग 15 से 17 बेस पेयर का स्पासर अब हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज RNAP, ये RNAP यहाँ पे आके अपर पार्ट ऑफ द प्रोमोटर बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये एक्टिवेटर वर्क करता है। तो हम लोग 2-3 बात पढ़े, उसमें सबसे पहले हम लोग कैप एक्टिवेटर के बारे में बात किए। कैप एक्टिवेटर जो मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, और वो दरअसल 90% एक्टिवेटर एक्ट्स और वर्क्स बाय द रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म।
साथ ही साथ एलोस्टेरी मैकेनिज्म के लिए हम लोग मर आर एक एक्टिवेटर अभी देख रहे थे। दूसरा NTRC एक्टिवेटर थोड़ी देर पहले चर्चा किए। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर के तौर पे अगर देखें तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कैसे एक्टिवेटर रेगुलेट करता है, अलग अलग एग्जाम्पल देख के उसके बारे में बात करेंगे। को एक्टिवेटर पे बात करेंगे, मेडिएटर पे बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।